और अब आपको सीधे कर्नाटक लिए चलते हैं, जहां एक बार फिर यानी आज दूसरे रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक रोड शो किया था और अब उनका ये दूसरा रोड शो। ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ निहाल, इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के दिन का ये दूसरा रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री का। 21 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें कांग्रेस ली थी, लेकिन इस बार वहां पर भी काफी हलचल है, क्योंकि ये जो इलाके हैं केंद्रीय कर्नाटक के, ये लिंगायतों के डोमिनेंस वाले यानी उनके वर्चस्व वाले इलाके हैं। और ऐसे में वहां पर हमें देखना है कि चूंकि काफी हंगामा हुआ है इस बार लिंगायतों को लेकर के और वहां पर काफी अपहीवल चल रहा है, ऐसी सूरत में ये देखना है कि किस तरह से लिंगायत रिएक्ट करते हैं। और एक बात जो कही जा रही है कि लिंगायतों में काफ़ी नाराज़गी है, तो ये जो इलाके हैं वो लिंगायतों वाले इलाके हैं, लेकिन बीजेपी के वर्चस्व वाले इलाके हैं। और इसीलिए देखिए रोड शो में काफ़ी भीड़ है। अब ये देखना है कि पहले तो मुख्यमंत्री जब थे यहाँ पर येदियुरप्पा, उनको हटाया गया, उसके बाद जगदीश शेट्टार, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस राज्य के, और फिर लक्ष्मण सावदी, इन सबको जब हटाया गया तो नाराज़गी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, भले ही जो भी बयान आ रहे हों। और पंचमसाली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पंचमसाली लिंगायतों का एक बहुत बड़ा तकरीबन 76% उपजातियों का समूह है, और वहाँ भी नाराज़गी हमने देखने को मिली थी। और ये आवाज़ उत्तर कर्नाटक से उठी थी, और ये सारे जो इलाके हैं उत्तर कर्नाटक और केंद्रीय कर्नाटक के, ये बीजेपी का घर है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी जीतती है। और ऐसे में अब वहाँ क्या हालात होने वाले हैं, किस तरह से वोटर्स को बीजेपी आकर्षित कर पाती है, ये सब देखना होगा। इसीलिए हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही येदियुरप्पा इसी इलाके में, हुबली धारवाड़ में, उन्होंने लिंगायतों के कम्युनिटी लीडर्स के साथ बैठक की, बातचीत की और सबको समझाने की कोशिश की कि सब लोग बीजेपी के साथ जैसे पिछले 2.5 दशकों से खड़े रहे, आगे भी वो खड़े रहे, बीजेपी उनके हितों की रक्षा करेगी। लेकिन लिंगायतों का जो हम ट्रेंड देखते हैं, ये जो इलाके हैं जहाँ भी अमित शाह की रैली चल रही है, ये लिंगायतों का इलाका है। और इन इलाकों में देखिए सबसे जो बड़ी बात है कि हमने ये देखा है, पिछले अगर 5 दशकों के इतिहास को आप देख ले, चाहे निजलिंगप्पा हो, जत्थी हो, या फिर वीरेंद्र पाटिल हो, या फिर उसके बाद जेएच पटेल हो, या फिर येदियुरप्पा को ही आप ले लीजिए, सारे जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस राज्य के, उन सब के साथ लिंगायत खड़े रहे। और तभी खड़े रहे यानी वो राइजिंग सन के साथ खड़े होते हैं, जिसका जो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जो नेतृत्व देने की क्षमता रखता है, जो लिंगायतों के वर्चस्व को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो, उसके साथ लिंगायत खड़े होते हैं। और ऐसे में अब देखना है, जबकि येदियुरप्पा इस बार चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं है, इस बार वो एक्टिव पॉलिटिक्स में तो है, लेकिन चुनाव से दूर है। 80 साल के येदियुरप्पा, उनके बेटे खड़े हुए हैं, उनकी जगह उनको टिकट दी गई है शिकारीपुरा से। तो क्या लिंगायत वाकई इस बार येदियुरप्पा के साथ खड़े होंगे? एक सवाल ये पहले से उठ रहा था। और ऐसे में जब जगदीश शेट्टार जैसे कद्दावर नेता को हटाया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया, 67 साल की उम्र है, और बार बार वो इस बात को कहते रहे कि 67 साल उनकी उम्र है, और ऐसे में 75 साल की जो सीमा है वो अभी तक वो उससे काफ़ी दूर है। और ऐसे में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बाद में उन्होंने कहा कि BL संतोष, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, संघ का प्रतिनिधित्व बीजेपी में करते हैं, उनके बारे में उन्होंने साफ तौर पर ऑन रिकॉर्ड कहा कि BL संतोष के इशारे पर ही उनको टिकट नहीं दिया गया। बाद में लक्ष्मण सावदी उप मुख्यमंत्री थे, बेलगावी के इलाके में उनका काफ़ी दबदबा है, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और बल्कि जब बीजेपी की सरकार पिछली बार यहाँ बनी थी, उसमें भी उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, और शायद इसीलिए उनको MLC भी बनाया गया था। लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया, तो वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं इस बार बीजेपी के लिए, और ख़ास करके इन इलाकों में जहाँ पर ये रोड शो चल रहा है। इसके बाद का जो रोड शो है वो दावनगेरे के आसपास है। तो ये सब लिंगायतों के डोमिनेंस वाले इलाके हैं। अब आपको, जैसा कि मैंने अभी डेटा दिया 2018 का, कि आप देखिए कि 4 जिलों में, मध्य कर्नाटक के 4 जिलों में जो 25 सीटें हैं, उनमें से 21
बीजेपी के पास थी, 4 कांग्रेस के पास थी। क्या बीजेपी अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रख पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए इतने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो सब इसी उत्तर कर्नाटक, कित्तूर कर्नाटक जिसको आप कहते हैं, मध्य कर्नाटक, यहाँ पर काफ़ी रैलियाँ हो रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर के अमित शाह और फिर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, सब यहाँ पर काफ़ी बार बार विजिट कर रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहाँ से बीजेपी को शक्ति मिलती है, जहाँ से एम्पावरमेंट होता है बीजेपी का, जहाँ से सबसे 80% जो आप कह सकते हैं जो सीटें मिलती हैं इसी उत्तर कर्नाटक के इलाके से मिलती है, उत्तर और मध्य कर्नाटक के जो इलाके हैं। और ऐसे में बीजेपी अपने इस घर को बरकरार रखना चाहती है। और इसीलिए देखिए जो भीड़ है वहाँ पर रोड शो में, वो ये साबित करता है कि बीजेपी की पकड़ इस इलाके पर है। और डेटा भी यही कहता है कि 25 में से अगर 21 सीटें मध्य कर्नाटक की बीजेपी के पास है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे निहाल बता रहे हैं कि 25 में से 21 सीटें इस पिछले चुनाव में बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। 2018 का ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। ऐसे में आज उनका रोड शो जब इस इलाके में पहुंचा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो वहां खासी बड़ी तादाद में लोग उनके रोड शो में शामिल होने आए हैं। बीजेपी के लिए चुनौतियां कई हैं, लेकिन उन सारी चुनौतियों से पार पाने की कोशिशों के बीच सारे कद्दावर और बड़े नेता कर्नाटक चुनाव के मैदान में हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी पूरे दिन यहां गुजारा, कई रैलियां की। निहाल, मेरा सवाल एक और था आपसे। 2018 का अगर हम जिक्र करें तो बहुमत से पीछे रह गई थी, जेडीएस और कांग्रेस ने सरकार बनाई। आरोप विपक्ष ये लगाता है कि बैकडोर से उन्होंने सत्ता फिर से हथिया ली। मेरा सवाल यह है कि 2018 में जिस तरह की चुनौतियां बीजेपी के सामने थी, क्या उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और मुश्किल चुनौतियां अब हैं या सेम, मतलब कहा जाए कि एक जैसी हैं? देखिए 2018 से 5 साल पहले आई है, 2013 में आई है, वहाँ पर भी बीजेपी की जो चुनौतियाँ थी बहुत ज़्यादा थी। क्या चुनौती थी कि येडियुरप्पा जैसा कद्दावर नेता जिसने बीजेपी को सत्ता तक पहुँचाया, बीजेपी को यहाँ पर एम्पावर किया, वो जब बीजेपी से नाराज़ हुआ और बीजेपी छोड़ के उसने केजेपी बनाई, उसके बाद क्या हुआ कि 10 से 11% के आसपास वोट येडियुरप्पा को मिले और बीजेपी का वो 11% वोट कम हो गया। और उसके बाद नतीजे क्या हुए कि येडियुरप्पा को चाहे जितनी भी सीटें मिली हो, बीजेपी 40 पे सिमट गई। उस टाइम में बीजेपी के अंदर इसी तरह की उठापटक देखने को मिली थी। हालांकि इस बार बीजेपी 40 पर सिमटेगी ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि 2013 के हालात और आज के हालात में अगर तुलना करेंगे, बीजेपी आज बेहतर हालत में है यहाँ पे 2013 की तुलना में। लेकिन ये भी तय है कि उथल पुथल उस वक्त भी मची थी, उथल पुथल अब भी मची है। इस बार भी गुटबाजी काफ़ी है जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रही, यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व को दखल देना पड़ा जब सीटी रवि ने येडियुरप्पा के खिलाफ बयानबाजी की। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जब यहाँ पर टिकट बंटवारे की बात आई तो उसमें बहुत वक्त लगा। क्यों बहुत ज़्यादा वक्त लगा? बहुत सारे गुट थे, सब एक दूसरे अपने अपने गुट को टिकट दिलवाना चाह रहे थे, इससे बहुत वक्त लगा यहाँ पर टिकट बंटवारे में। तो गुटबाजी है अपनी जगह पे, लिंगायतों की नाराज़गी अपनी जगह पे है। और 2013 में जो हालात थे, उस हालात जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द ज़रूर है, क्योंकि उस वक्त भी येडियुरप्पा बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति से दूर थे, भले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इस बार भी येडियुरप्पा चुनावी राजनीति से दूर है, हालांकि उनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया है। येडियुरप्पा को 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 224 में से 100 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां पर लिंगायतों का, SC ST और मुस्लिम दबदबे वाले इलाके हैं, वहाँ पर कैनवैसिंग करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि येडियुरप्पा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक बड़े नेता हैं, मास लीडर हैं और सभी वर्ग इनका सम्मान करते हैं। तो 80 साल की उम्र में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना, वहाँ जा करके कैंपेन करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चुनौतियाँ बीजेपी के सामने है। बीजेपी का ये का दावा है कि इन सभी चुनौतियों से उभर जाएगी और यहाँ दोबारा उसकी सत्ता में वापसी होगी, लेकिन कांग्रेस के अपने दावे हैं। शुक्रिया।